बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जमहूरियत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, बलूचिस्तान एक मरतबा फिर फोकस में है। आज आला तरीन पोलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तशरीफ़ ले गए, वहाँ पे एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की है। और एक और इंतहाई डेवलपमेंट है, रात के बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत ने नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तैनाती की है। मौज़म जहाँ अंसारी को IG पुलिस बलूचिस्तान लगाया गया, जिन्होंने रात के सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में अहम मुलाकात की है। और जो पिछले IG थे उनको तब्दील कर दिया गया, इसलिए उनके बारे में कहा गया कि वो सूबे के अंदर अमन व अमान को कायम करने में नाकाम साबित हुए हैं। और जहाँ तक हाँ दहशत गर्दी का ताल्लुक है, इसमें और लापता अफराद का जो बलूचिस्तान में जो ढोंग रचाया जा रहा था, उसमें एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। दहशतगर्द तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला, वल्द मौला बख्श, करीम जान, वल्द फजल बलोच, इम्तियाज़ अहमद, वल्द रज़ा मोहम्मद, अब्दुल वदूद सातकजई, ये जो ख़ास तौर पे जो उर्फ इलियास लाला हैं, तैयब बलोच और जो लापता अफराद हैं, इसमें जो अहम डेवलपमेंट है, हालिया जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये दहशत गर्द मारे गए हैं। दूसरी तरफ इनके बारे में ये कहा गया था कि ये लापता अफराद हैं। तो लापता अफराद का जो ड्रामा है वो मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो गया। इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर अब क्या मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए कि हम इस सूबे के अंदर दहशत गर्दी को, शरपसंदी को और ये जो बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी है, जो कलदम तंजीमें इस वक्त मजबूत हो चुकी हैं, उन्हें क्रश कैसे कर सकते हैं। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर पाकिस्तान के सिक्योरिटी के, पुलिस के, गवर्नेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर शुएब सडल साहब। डॉक्टर शुएब सडल साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान रहे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध रहे, फेडरल सेक्रेटरी रहे, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे और डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो रहे। आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वन मैन कमीशन के सरबराह हैं। काउंटर टेररिज्म, जराइम की बेखनी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बनाने में इनका कुलीदी किरदार है। डॉक्टर शुएब सडल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। बलूचिस्तान एक मरतबा फिर, जिसे हम कहते हैं, ब्लीडिंग है, खून खून है, लहू लहू है। और वहाँ पे इस वक्त जो दहशत गर्द हैं वो रियासत के ऊपर हमला आवर हैं। आज हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को तब्दील कर दिया गया। क्या इन 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 ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, IG पुलिस की तब्दीली, उसके बाद मज़ीद कुछ इंतज़ामी इस्लाहात भी की जाएंगी। एपेक्स कमेटी का इजलास है जहाँ पे हिकमत अमली को रिव्यू किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हम इस जो दहशत गर्दी की नई लहर है बलूचिस्तान में, इस पे काबू पा लेंगे? डॉक्टर शुएब सडल साहब। देखें, ये जिन इक़दामात का आपने जिक्र किया है ना कि IG को तब्दील कर दिया गया है या बाकी जी, इनसे तो मेरी नज़र में कुछ हासिल नहीं होना। जी, हासिल तब होना है जब सिस्टम्स जो है उसको आप रीडिज़ाइन करें, ओवरहाल जिसे कहें। तो अगर सिस्टम आपका 18th सेंचुरी है और आप जो चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी के, ट्रू, उनको उनसे हैंडल करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा। तो बलूचिस्तान का देखें, हमने जब मैं था तो एक जो मेजर रिफॉर्म हुई थी वहाँ, वो ये थी कि बी एरिया ख़त्म किया गया था। वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बलूचिस्तान इज़ 46% ऑफ पाकिस्तान। 46% ऑफ पाकिस्तान, 46% तो इसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान का हाफ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और वहाँ आप पुलिसिंग कितनी थी, 5 किलोमीटर एरिया जो रेडियस का है उसमें पुलिसिंग है। फिर उसके बाद नो मैन लैंड है। फिर उसके बाद कहीं 40 मील दूर जाके एक 5% रेडियस का एक थाना है। तो ये जो इस तरह का स्कैटर्ड और कनेक्टेड सिस्टम हम चला आ रहा है, अब उसी से अगर हम चाहेंगे ना कि ये टेररिज्म को हम कंट्रोल कर लें, तो ये मेरी नज़र में तो नहीं होने वाला। तो क्या फिर मिलिट्री ऑपरेशन ही हाल है? नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन भी हाल नहीं है जी, मिलिट्री देखें उस वक्त आनी चाहिए जब पुलिस
नाकाम हो जाए। नाकाम हो जाए फॉर राइट रीजंस, ठीक। ये नहीं है कि अगर पुलिस को वेल इक्विप ही नहीं किया गया या पुलिस में हर वक्त सिफारिश चलती है। तो ये तो सूबाई हुकूमत का काम है, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, आईजी का काम है। देखें, जो इस तरह के चैलेंजेस हैं उनके लिए फेडरेशंस जितनी भी हैं वो अपनी फेडरल पुलिस भी रखती हैं, जी। जो फिर ताकि अगर कोई प्रोविंशियल ऐसी कंसिडरेशंस आती हैं जो कि ओवरऑल आपका जो सिस्टम है उसको डिबिलिटेट करती हैं, तो आप उससे हट के फिर एक्शन ले सकें। जहाँ तक फ़ौज का तल्लक है, मेरी नज़र में तो फ़ौज बैकअप में आनी चाहिए। बैकअप में आनी चाहिए। बिल्कुल बैकअप में आनी चाहिए, सिचुएशन को रिस्टोर करें और उसके बाद वो चले जाएं। बाकी काम सिविल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के हवाले करके, बाकी काम जो है वो पुलिस ने, सिविल पुलिस ने करना है। लेकिन पुलिस आपने अगर मॉडर्न लाइंस पे रखी हुई हो तो जी, अगर मॉडर्न लाइंस पे हो, अगर ना उसके पास इक्विपमेंट है, ना गाड़ियां हैं, मैं आपको ना बताऊं दफ्तर कि बंद हैं। अब ये जो वाकया हुआ था कच्चे में, जी, वो देख लें कि गाड़ियां उनके पास बेचारों के फंस गई उधर। हाँ जी, मदद के लिए पीछे से रिजर्व मदद आई के नहीं। लिए घंटों को आ नहीं सका। तो इस तरह से सारी पुलिस जो है ना वो भी डिमोरलाइज होती है और लोगों का जो सिस्टम पे एतकाद है, एतमाद है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करना चाहिए और मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि सारे जो प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं जी, उनको बिठाएं और बाकी उसमें आर्मी चीफ हैं और लोग हैं, इनको भी बिठाएं और किसी नतीजे पे पहुँचें। जी। मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी एक गलत ये एक्टिविटी हुई थी जब बलूचिस्तान का बी एरिया जो कन्वर्ट हुआ था एरिया में, वापस बी एरिया में कर दिया गया। माय गुडनेस, आप अंदाजा करो। और उस पे जो एरिया में ले जाया गया था वापस भी एरिया में उस आया। पे बिलियंस गए थे फेडरल गवर्नमेंट से टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये कब हुआ ये दोबारा रिवर्स? ये जब 18th अमेंडमेंट आई तो सोन आफ्टर। और फिर ये है कि चलो आपने रिवर्स ही अगर किया है तो आप कोई बेहतर चीज़ ले आते। जी। वापस कौन सी चीज़ लाए? 1861। 1861। अब आप देखें 1861 के हालात जो है, और वो एक कॉलोनियल सेटअप था, उसमें लोगों को डरा धमका के रखना था, हर वक्त उनको जूते लगाने अब वो हालात नहीं है। तो अब कोई आपसे जूते खाता है? पुलिस को तो उठा के ले जाएंगे लोग अगर इस तरह का हो मसला। तो ये नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है। जी। अब मैं आपको बताऊं कि 22-23 साल हो गए इस बात को। जब मैं उस वक्त नेशनल पुलिस ब्यूरो में था जी, तो मैंने प्रेजेंटेशन दी इंटीरियर में कि हमें ये जो पुलिस का व्हीकल सिस्टम है, पुलिस से मुराद के इंटायर कंट्री का, ठीक है, पुलिस का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल सिस्टम, इसको इंटायर को एक नेशनल डाटाबेस पे ले आए। तजवीज़ तो बहुत अच्छी थी ताकि पता चले कितनी व्हीकल्स हैं, कितनी व्हीकल्स हैं, कितनी चाहिए और कहाँ वो घूम रही हैं ऑपरेशंस। एग्जैक्टली। तो क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि जी जिस ट्रक को देखें उसके पीछे नंबर लगा होता था गिलगित का। जी, हाँ जी। तो गिलगित वाले ट्रक ने अब कोई कार्रवाई कर दी इधर क्रिमिनल, आप गिलगित में चिट्ठी भेज देते थे जी, कि जी हमें बताएं ये आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। कभी जवाब नहीं आया था। जी, जी। वक्त आगे कम है, सिर्फ आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे, इंटेलिजेंस की तमाम तर रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है, फॉरेन लिंक्स की बात की जा रही है, भारतीय हाथ की बात की जा रही है, तमाम तर। तो आप क्या समझते हैं कि इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है वो ठीक है, इसमें कोई मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म में कोई कमी है या कोऑर्डिनेशन में कमी है बलूचिस्तान में? आखिर हमें मुकाबला तो करना है। जी, ये चैलेंजेस जो हैं इनको सारी दुनिया जो है वो मीट कर रही है ना। जी, तो निपट रहे हैं, पूरी दुनिया का मसला है दहशतगर्दी। हम जिस तरीके से इंटरनेशनली लोग कर रहे हैं हम उनको फॉलो कर लें। हम फॉलो करते हैं तो जाके फिर 1861 को करते हैं। जी, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस पे हमें और ज़्यादा किसी वक्त प्रॉब्लम में आएंगे हम। तो लिहाजा बेहतर यही है कि इस पे एक नेशनल कंसेंसस लाएं। ये जो गैर मुल्की हाथ की हमेशा बात की जाती है कि भारत की उसमें इन्वॉल्वमेंट है वाया अफगानिस्तान,
तो इंटेलिजेंस के जो आला तरीन हुकाम है, ये तमाम तर चीज़ें इंटरसेप्ट होती हैं, तमाम तर गुफ्तगू इंटरसेप्ट हो जाती है, तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इंटेलिजेंस मेकनिज़म में मज़ीद तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, वो देखें, किसी जगह रिसोर्सेज का इशू आ जाता है, ठीक है। किसी जगह ये है कि इक्विपमेंट जो है वो मॉडर्न नहीं है, पुराना सिलसिला चला आ रहा है। तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो मतलब मीट नहीं हो मीट नहीं सकता। है, एहसास महरूमी तक का तो कोई इशू नहीं है। ये भी राग लापा जाता है जी, बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी है, ये है। नहीं, अगर देखें ना इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो एहसास महरूमी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ जी। तो जब आप उनको एड्रेस करेंगे, पुलिस का पता होगा कि पुलिस जो है भाई ये खाली इस काम के लिए नहीं है कि लोगों को घूरती फिरे, ये एक लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे। सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे इन्होंने थानों में बैठना है। जी, अभी अगर हम देखें तो इतनी मैसिव डेवलपमेंट बलूचिस्तान में हो रही है। सी पैक के तहत वहाँ पे रोड्स नेटवर्क बन रहा है, एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, गवादर की डेवलपमेंट हुई है। ये तमाम तर चीज़ें तो बता रही हैं कि कोई एहसास महरूमी नहीं, बलूचिस्तान तो राइजिंग है। और ये नहीं, कदम और ये BLA, ये कदम देखें सीपेक के बाद तो इसको मतलब है हमें बहुत ऊपर लेके बहुत आना है, बिल्कुल क्योंकि ये अब इंटरनेशनल लिंकेजेस इसके बाद लिंकेजेस हो गए, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम उसी तरह हैं। हाँ जी। अब आप देखें ना, ये जो वाक़या पिछले दिनों हुआ था जिसमें ये काफ़ी सारे इनके चाइनीज़ बेचारे मारे गए थे बशाम में। हाँ, वो सारे उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान में थे। बिल्कुल। तो लेकिन चूंकि हमारा ये सिस्टम ही जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन का है ही नहीं, इसलिए वी कुडंट डू एनीथिंग। ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां उसके ऊपर ये देखें ये किसी मुल्क में है ऐसा? जी का यही ये किसी तो में। जंगल का ला है बिल्कुल। जी, ना, वही ना, वही ना, नॉन कस्टम पेड गाड़ी चढ़ी थी हाँ, और वो बलूचिस्तान से होती हुई वो बशाम पहुंची। तो एग्जैक्टली। ये तो आपने बिल्कुल इस तरफ तो आखिर वे फॉरवर्ड किया, कुछ ही हमारे देखने वालों को बताइए कि बलूचिस्तान को हमने बचाना है। सी पैक के तहत वहाँ पे तरक्की हो रही है, हमने ग्वादर की पोर्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है, उस पर कारोबार जो है वो यकीनी तौर पे उसे फ्लरिश करना है। हमने तो इसको दहशत गर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ना। तो वे फॉरवर्ड क्या, कैसे हम? वे फॉरवर्ड यही है कि आप जी अपनी पुलिस जो है उसको इस सेंस में सही करें कि उसमें सिफारिश के बगैर भर्ती होगी जी, और उनको मॉडर्न लाइंस पे तरबियत दें। मॉडर्न लाइन पे उनको ट्रेनिंग दें जी, उनको, जैसे इंटरनेशनल पुलिस फोर्सेस हैं उस लेवल पे ले आएं, बिल्कुल। तो आपका कोई मसला नहीं होगा ये। लेकिन अगर आपने थानेदार भी SHO अपना लगाना है, जो उससे बड़ा सिफारिश करने वाला है वो उसने DSP अपना ASP लगाना है, किसी ने SP अपना लगवाना है, किसी ने DIG अपना लगवाना है, और जो बहुत ही ऊपर है उसने तो IGP अपना लगवाना है। तो ये काम नहीं चलेगा। इससे जितनी जल्दी हम अपने आप को अलग कर लें उतना ही बेहतर है। और इस पे ये देखें, ये इन चीज़ों पे पैसे नहीं लगने, जी ये तो एटीट्यूडनल चेंज मांगते जी, हैं बिल्कुल रवैये की चेंज हमें लानी होगी। बलूचिस्तान को हमें इंतहाई संजीदगी से लेना होगा। बहुत अहम बातें की डॉक्टर शुएब सडल साहब ने, और इन तजावीज़ पे अगर गौर किया जाए तो यकीनी तौर पे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का चैलेंज, इस पे हम काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जमहूरियत में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, और अब बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। बानी PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक पिटीशन मसूल हुई है। न सिर्फ एक पिटीशन मसूल हुई है बल्कि इसके साथ बरतानी अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि बेशुमार ईमेल्स और ख़तूत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मौसूल हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप पे तैनात ना किया जाए, इसलिए कि वो इस सौदे के हकदार नहीं हैं, अहल नहीं हैं। आखिर ये क्या कहानी है? बरतानी अखबार डेली मेल में इस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट आई है, और जो पिटीशन दायर की गई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन खुरम भट्ट की जानिब से ऑक्सफोर्ड में दायर की गई है। ज़ाहिरी बात है, ऑक्सफोर्ड जैसी इंतहाई आला तदरीस और आला जामिया में पिटीशन दायर करना कोई मामूली बात नहीं।
और इसमें तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर वजूहात, इसमें बानी PTI की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अखबार डेली मेल के मुताबिक इमरान खान के ज़ाती करैक्टर के बारे में भी बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हुई हैं कि वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं। और अगर हम सियासत की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त हल्के फुल्के जो शॉट्स मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल शॉट्स मारे जा रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने भी एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे 8 सितंबर का जलसा कैसे होता है, हम चाहेंगे तो अली अमीन गंडापुर पेशावर से 8 सितंबर के जलसे के लिए निकलेंगे। ये तमाम तर चीज़ें नाजरीन अगर हम देखें तो सियासी माहौल में तनाव बढ़ रहा है। आखिर ये मामलात कहाँ जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं आज इस अहम तरीन सियासी इशूज़ पर बात करने के लिए मुल्क के इंतहाई मायनाज, इंतहाई मोतबर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। जी नसरुल्लाह मलिक साहब, डेली मेल की स्टोरी, आखिर PTI तो ये कोशिश कर रही थी और उसका ये दावा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे पे खान साहब की तैनाती अगर हो गई तो उनकी रिहाई मुमकिन होगी, दबाव पड़ेगा। लेकिन ये तहलका खेज़ रिपोर्ट डेली मेल के सामने आई है जिसमें इमरान खान की निजी ज़िंदगी के बारे में भी ईमेल्स भिजवाई गई हैं और कहा गया कि वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं। आपसे सवाल ये है कि क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें ज़ेर गौर आती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो कुछ हो रहा है, मैं तो काफ़ी अरसे से ये बात कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि जो आज आप बोएंगे कल उसे काटना पड़ेगा। यानी ये जो रविश इख्तियार की इमरान खान साहब ने, आज उसी का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, शीशे के घर में बैठ के आप लोगों पर अगर पत्थर फेंकेंगे तो कल पत्थर आपके जब घर की आपके तरफ ऊपर भी आएंगे आएगा, बिल्कुल सही। तो आपका भी घर टूटेगा। इमरान खान साहब ने इस सियासत का आगाज अपने अरूज पे किया है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर वहां मुजाहरे किए, और एक मुजाहरा नहीं, मुसलसल मुजाहरे किए। उनके प्रोटेस्ट होते रहे, बाहर जाकर इसहाक डार साहब को रोक के आवाजें कसी जाती रही, शहबाज शरीफ साहब को बाहर रोक के कारकुन उनकी आवाजें कसते रहे। फिर जिस तरीके से मुहिम वो चलाते रहे, IMF को खत लिखने से लेकर तमाम दुनिया के जो है मुख्तलिफ सफीरों से बातचीत करते हुए जो कुछ उन्होंने किया, आज उसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के वो इलेक्शन में नामजद हुए, तो दूसरी तरफ से जो उनके मुखालफिन है वो मैदान में आ गए। उन्होंने ईमेल्स की, उन्होंने सारी वो स्टोरीज, खास तौर पे अब देखा जाए, देखें जो इमरान खान साहब के माजी के बयानात थे तालिबान के हवाले से, उसामा बिन लादेन के हवाले से, उनको भी अब जेर बहस लाया जा रहा है। और ये ईमेल्स की गई कि इमरान खान साहब तो एक फनेटिक किस्म के आदमी हैं, वो तालिबान की हिमायत करते हैं, माजी का उनका रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। तो ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन के लिए रास्ते बंद किए हुए, वो सियासी लड़ाई की बजाय जातियात पर चले गए। आपको याद होगा अड्डा प्लाट पे जा पहुंचे, मियां नवाज शरीफ के घर का घेराव करने की धमकी दे दी, और शेख रशीद साहब ने वहां जाके ये ऐलान कर दिया कि हम निकलें और जाके इन घरों को जलाकर राख कर दें। सियासत में जब जातियात आती चलेगी तो आज सामना इमरान खान साहब को भी है। आज उनके सारे माजी के किस्से उनके मुखालफिन ऑक्सफोर्ड को भेज रहे हैं, आज ईमेल्स की जा रही हैं, आज टेलीग्राफ ने सारी स्टोरी छाप दी कि ये एतराजात उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे देखें खान साहब को नुकसान जरूर हुआ है, और नुकसान हर उस सियासतदान को होता है कि जो उसकी जाती जिंदगी में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाता है मुखालफत में कि फिर उसके बाद उसे ये चीजें सामना करनी पड़ती हैं। बदकिस्मती से हमारी सियासत वहां जा चुकी है जहां आप सियासी मुखालफत, डायलॉग, एक दूसरे के साथ उसकी कोई बातचीत गुंजाइश में नहीं। इख्तलाफ अब नहीं रहा। अब एक दूसरे की किरदार कुशी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम इखलाकी हदों को पार करना, एक दूसरे को जेलों में डालना, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाना, अब ये हमारी सियासत का एक वतीरा अपनी पीक पर पहुंच चुका है। माजी में भी था, ये नहीं माजी में जब लोग बात करते हैं माजी में भी था, लेकिन इतनी शिद्दत के शायद पाकिस्तान की सियासत में जाती लड़ाइयां नहीं हुई जो अब शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके सरबराह तो वज़ीर आला होते हैं, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिस्टर कुंडी ने चीफ मिनिस्टर को ललकारते हुए कहा है कि हम देखेंगे आप पेशावर से कैसे निकलेंगे। तो ये जो रवैया है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान, चीफ मिनिस्टर PTI के हैं,
दूसरी तरफ पीटीआई कह चुकी है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत में मनसूख नहीं होगा। कशीदगी की तरफ हालात फिर जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं 8 सितंबर के जलसे से कबल कोई घेराव, मार कुटाई, कोई कशीदगी, गवर्नर के पास इख्तियारात हैं कि वज़ीर आला को रोक सकें? देखिए, गवर्नर के पास पुलिस तो नहीं है ना, हाँ, गवर्नर के पास वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन भी फोर्स, नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ केपीके के अंदर भी सियासी बयानबाजी है। अब सीएम जो केपीके हैं वो कहते हैं मैं इनका जो है पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं इनकी सिक्योरिटी हटा लूंगा, मैं गवर्नर हाउस जी। में रहने नहीं दूंगा। जवाब उनको इस किस्म के जवाब सुनने पड़ते हैं कि नहीं जी आप फिर जाके दिखाइए, हम आपको जाने नहीं देंगे। वफाक में हुकूमत उनके मुखालफिन की है। अब ये भी सियासी जो है, आप देखें इसको, वो जो मौला जट की सियासत है ना, वो उस वहाँ सियासत भी की जा रही है। यानी बजाय इसके कि अली मीन गड्डापुर साहब अपनी हुकूमत को बेहतर करें, करप्शन का खात्मा करें, उनको भी ये सियासी बयान सूट करते हैं, और जो उनके मुखालफिन उनके खिलाफ बयान देते हैं उससे भी वो अपने आप को हीरो बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये रवैया है, हमारी सियासत इमोशंस पे चली गई है, हमारी सियासत नारों के ऊपर चली गई है, हमारी सियासत एक दूसरे के मुखालफिन को ललकारने पर चली गई है। अली मीन गंडापुर साहब कितने जो है वो मुजाहरे करना चाहते हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यानी एक तरफ वो जाते हैं कोर कमांडर जो है हेडक्वार्टर में सारी काबीना को लेके चले इजलास जाते हैं, करते हैं वहाँ पे पूरी काबीना का। इजलास बिल्कुल। करते हैं, दूसरी तरफ ललकारते हैं कि जी चौकों में फांसी देंगे और जनाब हम इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे। छुप छुप के मुलाकातें करते हैं, एपेक्स कमेटी में आकर शिरकत करते हैं, वहां में इस्तेकाम के ऊपर अपनी जो है वो कंसेंट देते हैं, बाहर निकल के कहते हैं ऑपरेशन नहीं करने देंगे, वो केपीके में ऑपरेशन नहीं होगा। मुझे बताइए केपीके के अंदर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फंड किस चीज के ले रहे हैं 20 अरब रुपए? यानी फिर फंड की मंजूरी किस काम के लिए? और वहां पे जो रोजाना शातें भी हो रही हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, ये ऑपरेशन से हो रही है या किसी जी दम से हो रही जी है? मलिक साहब, यहाँ पे लेते हैं देखिए, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम जमहूरियत में हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जमहूरियत में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया कार नसरुल्लाह मलिक साहब, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़िया कार एंकर पर्सन तंजीरा मज़हर साहिबा। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम पहले मलिक साहब से ये गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। अभी कुछ देर पहले ऐवान सदर में गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम यानी उनकी हुकूमत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं करने जा रही, और जिस तारीख़ को मौजूदा चीफ़ जस्टिस रिटायर होंगे, सीनियर तरीन जज को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरीक़ाकार के तहत तैनात कर दिया जाएगा, समरी भिजवाई जाएगी। लेकिन ये अगर वो बार बार ये कह रहे हैं, उसके बावजूद इतनी क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जो पार्लियामेंट में बिल लाए जा रहे हैं, अगरचे कि वो निजी हैसियत में नूर आलम ख़ान और एक दूसरे दानियाल चौधरी बिल लाएँ, तो आखिर हुकूमत बार बार ये वजाहतें कर रही है, दूसरी तरफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं, नहीं कोई बहुत बड़ा आइनी पैकेज आ रहा है, चीफ़ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली की जा रही है, हुकूमत अपना मनपसंद लाएगी, और पीछे टाइम भी थोड़ा बच चुका है। आप क्या समझती हैं, क्या इतने कम वक्त में मुमकिन है कि सीजेपी की तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील किया जाए, जो एक आइनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है? देखिए, एक तो ज़ाहिर है आईनी तरमीम के लिए जी। हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है। आज नहीं एक है। रीकाउंटिंग हो रही 2/3 है। मेजॉरिटी चाहिए। जी जी, आज भी एक रीकाउंटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लग रहा है कि शायद उनके जो मेंबर 5000 के कुछ फ़र्क से हार गए थे NA 79 में, शायद वहाँ से वो जीत जाएँ। तो कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू भी हो रही है कि PTI के कुछ लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं पस मंज़र जी में। पस मंज़र में। तो पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है सियासत बहुत ड्रामाई अंदाज में तब्दील होती आगे है, बढ़ती है, चलती है, तो क्या सराहियाँ तो जारी रहेंगी। देखिए, ये हुकूमत जिसके पास, जिसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं, उसके पास ये इख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि तैनाती के तरीक़ेकार को तब्दील होना चाहिए तो बिल्कुल उनका हक है वो तब्दील करें, और कानूनी तरीके से ज़ाहिर है करेंगे। किसी की आंखों पे पट्टी बांध के तो कुछ नहीं हो रहा होगा ना, पार्लियामान में हो रहा होगा, हमारे और आपके सामने होगा, हम सब उस पर रिपोर्ट कर रहे होंगे। जी। ये जो रूमर्स हैं और ये जो रिएक्शन पहले से आ जाता है, ये दोनों तरफ से फीलर है। अच्छा, एक तरफ से एक स्टेप थोड़ी सी खबर बाहर निकलती है, रिएक्शन कितना आएगा। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इमेच्योर पॉलिटिक्स है। दोनों तरफ से ये नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अगर ऐसा कोई इरादा रखती है, अगर वो इत्तेहादियों से मिल रही है,
मतलब किस कानून साजी पे आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एतमाद में लिया? मतलब हम ये कैसी गुफ्तगू करते हैं हम कि किसी कानून साजी पे मुतवक्के मुमकिना, ये चीजें कैसे छुपाई जा रही ये हैं। कैसे अल्फाज हैं? तो ये आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग जहाँ पे पहले फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वहाँ पे इस तरह का अभाम हुकूमत के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है, और जी। हुकूमत का रवैया इसमें मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। उनको साफ साफ बात करनी चाहिए, आके बताना चाहिए, करना नहीं करना आपका हक है भाई। आपको इसी बात का मैंडेट मिला है, आप तरीक़ेकार तब्दील करें, आप जजेस की तादाद तब्दील करें, तादाद बढ़ाएं, नहीं, कम और करें। पहले भी तो ये सारे के सारे रूल्स किसी तरीके से ही बने ना, इंसानों ने ही बनाए हुए हैं। कोई ये मैन मेड लॉज हैं, इनमें तब्दीलियां इंसान कर सकते हैं अगर उनके पास कानूनी नंबर पूरा है। नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तरीन जज जो हैं मंसूर अली शाह हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर वो अपॉइंट हो गए तो क्या तब्दीली आ सकती है जिससे लर्जा तारी है, खौफ तारी है? देखिए मतीन साहब, बंदा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाता है फिर शायद उनका जो रवैया है वो कुछ सोच है बदल जाती है। उससे पहले जो है वो सेमिनार से खिताब करना या मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करना, उसमें वो अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन बुनियादी मसला हमारे यहाँ ये है कि हम मुख्तलिफ इदारों के माबैन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत तकवीर पा चुका है। इसलिए ये सारी बातें जिसका अभी तंजीला भी जिक्र कर रही थी कि अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट ना हो तो बड़ा वाज़ेह हो जाए कि ठीक है कानून साजी हो रही है, ओपनली कानून साजी होगी, सब लोग देख लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि अगर एक सियासी जमात है वो कानून साजी इत्तेहादी जमातें करना चाहती हैं तो दूसरी सियासी जमात दरमियान में अपने कुछ न कुछ अपने जाती मसाइल लेकर आ जाती है। हमारी सियासत कंप्रोमाइज्ड है, हम इसको माने या ना माने, हमारे इदारे कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारा मीडिया कंप्रोमाइज्ड है। अब कंप्रोमाइज जहाँ सूरत हाल पैदा होती है वहां फिर इस किस्म की चीजें छुपाई भी जाती हैं और कुछ और बताकर कुछ और किया जाता है। अब तसव्वुर करें अगर किसी एक हुक्मरान जमात को कोई तरमीम करनी पड़े या कुछ कानून साजी करनी पड़े तो उसे अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेते हुए ये भी साथ सोचना पड़ता है कि इसको मौके पे इत्तेहादी कोई ना कोई अपनी डिमांड रख देंगे कि जी ये हमारी डिमांड आपने पूरी नहीं की। माजी में होता है, लोगों ने कहा आपने वजारतें में 3 की थी, आपने में 2 वजारतें दे दी हैं, हम कानून साजी में इसलिए आपका साथ देंगे कि हमारे 3 आप वजीर कर दें। या तो ये हो ना कि किसी असूल की बुनियाद पर 100% असूल की बुनियाद पर सियासत हो, वो हमारे यहाँ होती नहीं है। लेकिन हम उस पर जो है वो उसके बावजूद समझते हैं कि हम नहीं बड़े बासूल हम सियासत भी करते हैं, वो सारी चीजें एक आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं और ये वायलेशन किसी एक तरफ से नहीं होती, हर तरफ से होती है। जब हर तरफ से ये वायलेशन हो और हर बंदा अपने जाती मुफाद को अपने पेश नजर रखे तो उसके नतीजे में चीजें छुपाई भी जाती हैं, छुपा के कुछ और बताकर कुछ और काम किया जाता है। जी तंजीला मस्जिद, जब हम ऑटोमेशन की डिजिटल सोसाइटी की बात करते हैं तो आज जो तमाम कौमी अखबारात में ख़बर है और मीडिया में ख़बर है कि आइंदा 1 माह तक इंटरनेट पाकिस्तान में मज़ीद स्लो रहेगा। एक तरफ हम कारोबार की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ओपन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ई गवर्नेंस में जा रही है महीने के अंदर अंदर और नेट नहीं चल रहा। तो इसमें तो हमारा गवर्नेंस, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम, हर चीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। हमारे पास कुछ सिमत नहीं है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। आपको पता है ना कि आपने इस दफ्तर में आना है, कौन सी सड़क लेनी है, कौन से सिग्नल से राइट मुड़ना है। अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो आप दफ्तर कभी नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे पास हमें वो सिग्नल इंडिकेशन देने वाला कोई नक्शा किसी जमात के पास भी नहीं, इस मुल्क के पास भी नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम डिजिटाइजेशन और नया पाकिस्तान और डिजिटल पाकिस्तान चाहते हैं, दूसरी तरफ आपने डिजिटल दहशतगर्दी देखें हर जगह है। फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम सिंस यू ट्रैवल, नसरुल्लाह साहब ट्रैवल करते हैं, आप अक्रॉस द ग्लोब चले जाएं, हर हुकूमत को फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का मुकाबला करती है, चैलेंज है। उसके लिए वो मैकेनिज्म बनाते हैं, चीज़ों को बंद नहीं कर देते क्योंकि उनको पता है कि IT बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री आज के ज़माने में जिसकी ग्रोथ है, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बहती है। हम पैसे लगा के इंटरनेट की रफ्तार को स्लो कर रहे हैं, सारी दुनिया पैसे लगा के इंटरनेट की स्पीड को ज्यादा बढ़ा रही है। हम 5G का ख्वाब देख रहे थे तो हम तो 4G जो है वो लगता है जी वो भी पता नहीं कितने दिन रहेगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये इंटरनेट का पाकिस्तान में जो तमाशा बना हुआ है, अभी जो रिपोर्ट आई है कि पूरे अगले माह स्लो रहेगा, क्या देखते हैं कि हमारा अरबों डॉलर का जो कारोबार है जो ऑनलाइन हो रहा है वो उससे मुतासर हो रहा है। हमारे फ्रीलांसर्स, हमारी IT की एक्सपोर्ट्स इस वक्त जो हैं जो सबसे ज़्यादा डॉलर्स में पैसा कमा के पाकिस्तान में पहुंच रही हैं। जी
देखिए, मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पर हुकूमत को इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आपको फायर वायर लगानी है, अगर आपको कोई चीज़ें आप मुल्क की रियासत के खिलाफ जो हो रही हैं, मुल्क के सिक्योरिटी के खिलाफ हो रही हैं, उनको रोकने का आपने बंदोबस्त भी करना है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसको लिंगर ऑन करके कई माह तक ले जाएं। आपको क्विकली करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट आप पहले कर लेते, इंटरनेट को आप स्लो करके मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाएंगे। और अब दुनिया को क्या पैगाम देंगे अगर पाकिस्तान में इंटरनेट ही स्लो चलता है, आगे जाने के बजाय पीछे हम जा रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान होगा। हुकूमत, मैं समझता हूँ, ये 1 माह का काम छोड़े, उसे 1 हफ्ते में सारे मामलात को मुकम्मल करे। जी। और ये फायरवॉल का लफ्ज़ भी अब वो कहा जा रहा है कि वो फायरवॉल है नहीं बुनियादी तौर पे, ये कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो कि साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए लगाया जा रहा है। स्पाईवेयर हम कह सकते यस, हैं। मे बी, मतलब टेक्निकली आई एम नॉट वेल अवेयर कि स्पाईवेयर कहा जा सकता है नहीं, बट ये सम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑन डिजिटल लैंडस्केप। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला मज़हर साहिबा, आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला, और नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने भी अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला। प्रोग्राम जमहूरियत में मतीन हैदर को टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।